अगले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 4 साल का समय शेष है, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियां इलेक्शन मोड में आती दिख रही हैं। दोनों पार्टियां वोट बैंक साधने में जुट गई हैं। प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक जनजातीय समाज पर दोनों पार्टियों का सबसे अधिक फोकस है। ये 2 तस्वीरें इसका उदाहरण हैं। पिछले हफ्ते धार के मोहनपुरा में कांग्रेस का 7 दिनी नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर चला, जिसमें सभी आदिवासी बाहुल्य सीटों पर आदिवासी नेतृत्व तैयार करने की रणनीति तय की गई। तो मंगलवार को सीएम हाउस में जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय समाज के हित में कई बड़े ऐलान किए। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते कभी जनजातीय समाज की गौरव गाथा को स्थान नहीं दिया, उनके हित में कदम नहीं उठाए, वोट बैंक की तरह उन्हें इस्तेमाल करती रही। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय देवलोक विकसित करने, राजकीय स्तर पर भागौरिया पर्व मनाने, आदिवासी समाज की पसंद पर टिकट देने जैसे कई अहम ऐलान किए। हमारा आदिवासी अंचल सदियों से, हजारों साल से जिस बात को लेके चलता है, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमें इस बात का आनंद है। वर्षों तक हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकार बनाते रहिए, चुनाव जीतते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पर कभी विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन हमने टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। ये जो आपने अपने देवी देवताओं के स्थान बनाए, सबको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको आज हमने बुलाया। मैं आपको डंके की चोट कह रहा हूं, आने वाले चुनाव के पहले आप जिन जिन को कहोगे, हम उन सबको पहले से ही तय कर देंगे आपके बीच में जनप्रतिनिधि बनने के लिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही है, या यूं कहें कि उसका सबसे अधिक फोकस इसी वर्ग पर है। वो कांग्रेस का हाथ आदिवासियों के साथ का नारा दे रही है। अगर मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े देखो तो सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा ही आदिवासी समाज, सबसे ज्यादा अगर कुपोषण है तो वो भी आदिवासी समाज की, सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर है तो वो भी आदिवासी समाज की। जब हम बात करते हैं इस बात की कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज की रक्षा और उसके जीवन स्तर को उठाने, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या किया, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी अभी राहुल जी जो विचार लेके देश भर में जा रहे हैं, वो विचार ही आदिवासियों का मूल अधिकार है। आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, उसकी रक्षा को लेकर, ये लड़ाई किसके लिए? अब आपको जनजातीय समाज के नाम पर हो रही सियासत के मायने भी समझा देते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में आदिवासियों की 21% हिस्सेदारी है। जिस दल की ओर गए आदिवासी, बनती रही उसकी सरकार। 2003 में आदिवासियों के लिए आरक्षित 41 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी जीती। 2008 में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़कर 47 हो गई। 2008 में बीजेपी ने 47 में से 29 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2013 में 47 में से 31 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2018 में 47 सीटों में से कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की। 2018 में 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। बीजेपी के खाते में 16 सीटें ही आ सकी। 2023 में भाजपा को 23 और कांग्रेस को 47 में से 22 सीटें मिल पाई हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जिधर आदिवासी गया, उधर मध्य प्रदेश की सत्ता चली गई। अब देखना ये है कि अगले विधानसभा चुनाव तक कौन जनजातीय समाज को साध पाता है, जनजातीय समाज किसे सत्ता की चाबी सौंपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जाति पर जनजाति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 4 साल बाद चुनाव, अभी से क्यों चुनावी दाव? जनजाति वोट की जंग, जनजातीय समाज किसके संग? कोर वोटर को वापस ले पाएगी कांग्रेस की नई लीडरशिप?
जनजातीय समाज देगा भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जिन भी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उनकी शैली में एक कंट्रोल एंड कमांड दिख रहा है। जैसे कहा जाता है कि रिमोट से कोई सरकार चला रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के जो निर्णय हैं वो ऐसे निर्णय हैं जो बहुत समय से प्रतीक्षित थे। जैसे इंदौर और भोपाल में BRTS कॉरिडोर हटाने का निर्णय कि कौन ये अपने सर पर ले कलंक, कौन ये अपने माथे आफत बांधे। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी, वो मोहन यादव को एक सक्षम नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर रही हैं। चाहे उसकी बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सांस्कृतिक अभ्युदय की बात हो, लगातार मोहन यादव सरकार काम कर रही है। और किसी भी प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता, किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता, उसकी पहचान होती है। अगर आप उसका संरक्षण कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वर्णिम इतिहास रच रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक उत्सव मध्य प्रदेश का जो जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, काफ़ी बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में। उनकी करीब करीब 43 से ज़्यादा सीटों पर उनका अपना प्रभुत्व है और उनका एक उत्सव होता है भगोरिया, उसको राज्योत्सव का दर्जा दिया। मध्य प्रदेश में तमाम सांस्कृतिक परिषद हैं, तमाम सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं, संस्कृति मंत्रालय है, लेकिन यह बात किसी को बहुत समय तक क्यों नहीं सूझी, क्यों दिमाग में नहीं आई, ये सवाल है। लेकिन भगोरिया जैसे बहुत ही आनंद के उत्सव को, आनंद विभाग है ये उत्सव ही है जो आनंद विभाग को जस्टिफाई करता है, उसको राज्योत्सव का दर्जा देकर जनजाति समाज को और उनकी सांस्कृतिक अस्मिता को, उनके सांस्कृतिक सम्मान को सजोने का काम मोहन यादव सरकार ने किया है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहीं ना कहीं आदिवासियों की विरोधी सरकार है। आदिवासियों के खिलाफ जो इसके लगातार ऐसे कारनामे आते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो आदिवासी समुदाय के विरुद्ध हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, शिवम शुक्ला मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, भगोरिया को राज्योत्सव का दर्जा दे दिया है, ये तो अच्छा निर्णय है, ठीक है। आगे जो भी इनकी कमियां खामियां होंगी उन्हें गिनाइए, लेकिन इस पर भी देवलोक महोत्सव मनाया और उसको राज्योत्सव का दर्जा देने का ऐलान किया। तो अभी इस देवलोक में आपको कहाँ लग रहा है कि ये एक सिर्फ दिखावे का है, इससे जनजाति समाज की दिशा और दशा में कोई सुधार नहीं आने वाला? देखिए नवीन जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम करती है, जो भी इवेंट करती है, जो भी घोषणाएं करती है, उसके पीछे उसका सीधा सीधा लक्ष्य केवल वोट प्राप्ति रहता है कि समाजों को बरगला कर अपनी ओर करने का प्रयास रहता है। और आदिवासी समाज के लिए अगर उसकी सोच बहुत अच्छी होती तो हमने जो अतीत में देखा है वो बातें इससे मेल नहीं खाती हैं। अतीत में हमने देखा है कि श्योपुर जिला, जिसे भारत का इथियोपिया कहा जाता है, सर्वाधिक जो कुपोषित जिला भारत का है, उसमें सहरिया जनजाति के लोग अधिकांश पीड़ित हैं। झाबुआ जिले में जहां पर सिलिका की बीमारी से काफी लोग मर रहे हैं, वो झाबुआ और अलीराजपुर के आदिवासी गुजरात के खदानों में जब काम करने जाते हैं तो उन्हें जो सीमेंट का जो पत्थर उनके सीने में जो फंसता है, उससे उनको सिलिकोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो रही है और हजारों लाखों आदिवासी भाई उससे पीड़ित हैं। वो पलायन करने को मजबूर होते हैं गुजरात और महाराष्ट्र जैसे नेबरिंग स्टेट्स में, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। तो इन बातों पर कोई ठोस पहल अभी तक नहीं करी 21 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आप देखिए एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि आदिवासी अत्याचार में सबसे अधिक
कोई प्रदेश अव्वल है तो वो मध्य प्रदेश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से 5-6 आदिवासी बहनों को नेमावर के भीतर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने दुष्कर्म के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। हमने यही मध्य प्रदेश की धरती पर देखा कि सीधी जिले में किस प्रकार से एक आदिवासी भाई के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब कर दिया था। हमने अभी देखा श्योपुर के चुनाव में कि किस प्रकार से वहां आदिवासी भाइयों पर गोलियां चला दी गई। अभी उपचुनाव ताजा उदाहरण है, वहां आदिवासी भाइयों पर गोलियां चला दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, जो गुरु गोलवलकर के विचार से अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के संबंध में वो जो विचारधारा वो लगातार चली आ रही है। लेकिन चूंकि मजबूरी है, उनको पता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी 21% से अधिक आबादी आदिवासियों की है, तो उनको रिझाने के लिए वो इस प्रकार के उत्सव करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन ये केवल दिखावा है, मंशा जो है वो धरातल पर उतरनी चाहिए। ये लोग हमेशा से आदिवासियों को वनवासी कहते आए हैं। ये आदिवासी नहीं मानते, ये उन्हें मूल निवासी नहीं मानते, जबकि आदिवासी इस देश के जंगलों का असल मालिक है। ये बक्सवाहा के जंगलों को अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को, हसदेव के जंगलों को अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को देने के बाद भी अगर अपने आप को आदिवासी हितैषी कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये एक बिल्कुल छलावा है। और आदिवासियों के अगर ये इतने बड़े हितैषी होते तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए ठोस पहल करते कि आदिवासी इतने बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर न हो, उनको कुपोषण का शिकार न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। मैकियावेली ने कहा है कि जो धूर्त राजा होता है वो जनता को उत्सवों में व्यस्त रखता है। भगोरिया इस मध्य प्रदेश में पहले भी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन ये केवल घोषणा करके ये श्रेय नहीं ले सकते कि आदिवासी हितैषी हैं। आदिवासियों के लिए जितने काम कांग्रेस की सरकारों ने किए, चाहे अर्जुन सिंह ने किए हो, चाहे दिग्विजय सिंह ने किए हो, उसका 1% भी अगर भारतीय जनता पार्टी कर दे तो आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। प्रतिक्रिया लेता हूं। आपके देवलोक में उन्हें कोई दैवीय विचार कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं इसके पीछे आपकी वही चुनावी दानवी प्रवृत्ति है, सिर्फ वोट बैंक के लिए है। और भगोरिया तो था ही, उसको सिर्फ आपने घोषित कर दिया। ये जनजाति देवलोक महोत्सव, ये सब दिखावा है। लेकिन नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी, विचार, वाणी और व्यवहार तीनों में सदैव एक रूपता रही है। हमने कभी भी डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखे। आज कोई हमें तत्कालिक लाभ नहीं होने जा रहा है, कोई सामान्य हमारे सामने चुनाव की परिस्थिति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्येक सामाजिक वर्ग की जो एक अपनी आकांक्षा है, जो उनके तिथि पर्व है, जो त्योहार है, जो हमारी एक साझा संस्कृति है, उसको मान सम्मान देते हुए मध्य प्रदेश की हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आज आदिवासी समाज को सीएम आवास में आमंत्रित किया तो वह पूरा समुदाय हर्षित महसूस कर रहा था कि किस प्रकार से आज कोई सरकार बिना चुनाव के भी इस प्रकार से उनके लिए काम कर रही है, उनके तिथि पर्व और त्योहारों को सम्मान देने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, आज यह तमाम तरीके की बातें आदिवासी वर्ग को लेकर के करते हैं, तो किसी भी वर्ग के लिए 3 आवश्यक चीजें होती हैं। पहला, उनके अतीत को सम्मान देना। दूसरा, उनके एक बेहतर वर्तमान के बलबूते पर एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करना। तो कांग्रेस पार्टी तीनों मोर्चों पर विफल थी। सबसे पहले तो आदिवासी वर्ग का जितना भी एक ऐतिहासिक पूरा संघर्ष का इतिहास रहा है, गौरवमयी इतिहास रहा है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो हमारे आदिवासी क्रांतिकारियों का एक पूरा प्रतिरोध के स्वर रहे हैं, ब्रिटिश चाहे वह कन्वर्जन करने वाली शक्तियों के विरोध में जो हमारी आदिवासी समाज के, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, टांटिया मामा, रघुनाथ साह, शंकर साह, रानी कमलापति, इन सबको इतिहास की किताबों से विलोपित कर दिया गया। और किसका इतिहास पढ़ाया गया? जिन लोगों ने आदिवासी वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। कभी हमें रॉबर्ट क्लाइव पढ़ाए गए, कभी बहादुर शाह जफर पढ़ाए गए, कभी अकबर पढ़ाए गए, कोई मीर कासिम पढ़ाया गया। तो यह सोच कांग्रेस पार्टी की रही थी। दूसरा, उनके वर्तमान की बात करें, 15 महीने के लिए ही सरकार आई थी और पूत के पांव पालने में दिखना शुरू हो गए थे। बैगा और सहारिया वर्ग को कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो अनुदान राशि दी जाती है उसको बंद करने का पाप कमलनाथ जी ने कर दिया। मुख्यमंत्री जो लाडली लक्ष्मी योजना थी उसको बंद करने का पाप कमलनाथ जी ने किया। तो ये तमाम योजनाएं किसको लाभ दे रही थी? इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको है? स्वाभाविक तौर पर हमारे जो भाई बंधु पीछे रह गए हैं, आदिवासी वर्ग के विशेष तौर पर उसमें लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं जो एक सोशल वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए थी उसको बंद करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। उनके लिए आवास की चिंता हो, कांग्रेस पार्टी ने तो कभी प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं को नहीं दिया। हमारी सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आवास मुहैया कराए और इसके माध्यम से हमने क्या सुनिश्चित किया? आज हमने एक और टेक्निकल उसमें इशू देखा कि बहुत सारे आदिवासी वर्ग के लोग थे, अपनी संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य के साथ पक्के मकानों में शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। उनकी आवश्यकता थी कि हम अपनी संस्कृति को सजोने के लिए उसी जो एक परंपरागत शैली थी उसी से मकान का निर्माण करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी विचार किया और उनको एक मुफ्त राशि दी गई कि वह अपने तरीके से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले मकानों
का निर्माण कर पाए, तो इतना नीचे तक जाकर के एक विकास के क्रम में उनकी विरासत पीछे न छूट जाए, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव सुनिश्चित करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उनको फिर से मान सम्मान देने का काम किया है। इतना बड़ा हमारे मध्य प्रदेश का त्योहार होता है, हम तो चाहते हैं कि भगोरिया की ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर हो। जब दुनिया के बड़े बड़े आज फेस्टिवल होते हैं, कहीं फूड फेस्टिवल होता है, कहीं कोई मेला लगता है, तो पूरे विश्व के लोग घूमने जाते हैं, तो ऐसा ही हमारे भगोरिया पर्व को भी हो, हमारी संस्कृति और उसके जो जितने भी रंग है वह दुनिया के लोग देख पाए, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति हो, उसलिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस को उसका इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति की बजाय स्वागत करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिक्रिया लेता हूं मैं जरा, ये संदीप पौराणिक साहब से आपकी इस बात को रेखांकित करते हुए कहता हूं कि सर, एक रियो द जेनेरियो करके ब्राजील में एक शहर है और वहाँ एक कार्निवाल होता है, वो भी जनजातीय समाज का होता है, आधुनिकता का, और वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके कल्चर का इतना बेजोड़ और अनोखा फेस्टिवल है। पूरा विश्व वहाँ इकट्ठा होता है और पूरा विश्व हर एक दूसरे की साझी संस्कृति, सभ्यता, इन सबको देखना चाहता है। मॉल, क्लब, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फॉरेनर्स आते हैं तो वो देखना चाहते हैं कि भारत की अपनी जो कल्चर है वो क्या है। जैसे महाकुंभ है, आलोचना अपनी जगह है, लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर उसकी वाही है। अगर वो एक दुखद घटना ना होती तो निश्चित रूप से बाकी बहुत ही अद्भुत था। लोगों में भारतीय संस्कृति के प्रति समझ बढ़ती है। तो हमारे यहाँ कुछ एक असामाजिक लोग हैं जिनके दृष्टिकोण ऐसे होते हैं कि राई पूरे उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मूल चीज ये है कि ये भगोरिया को अभी राज्योत्सव का दर्जा दिया है। अगर देखिए आनंद है तो आनंद देखिए आप भगोरिया में जो आनंद विभाग हैं, संस्कृति विभाग हैं, ये बस एक प्रोग्राम बैठे बिठाए प्रोग्राम, बाहर के कलाकारों को बुलाए प्रोग्राम, भाई ये तो प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए थे। ऐसा कोई बहुत विशेष प्रयास देखता नहीं है। अगर भगोरिया को वैश्विक स्तर पर ले जाया गया तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या कहें? नवीन जी, बात सही है। मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी घोषणा होती है, कोई भी पहल करती है, सरकारें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की हो, शुरुआत में उसका विरोध मैं उचित नहीं मानता। भगोरिया ऐसा नहीं है कि देश के लोग नहीं जानते, लेकिन अगर सरकार उसे राज्योत्सव में बदलती है तो दुनिया के लोगों का ध्यान और केंद्रित होता है। भगोरिया को लेकर चर्चाएं तो पूरे देश में होती रही हैं, लेकिन ये पहल का मैं स्वागत करना चाहता हूं और करना भी चाहिए। ठीक है, सरकार किसी की भी रहती है और वो उस वर्ग के लिए जो समाज में सबसे पीछे है उसकी बेहतरी के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो फैसलों के लिए इंतजार करना चाहिए। नबी जी, मेरा ये मानना है बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का विरोध करने का अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पुरानी चीजों पे अगर भी कांग्रेस जाएगी कि ये फैसले लिए थे, ये घोषणा की थी, उसमें ये कमी नहीं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मैं एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कल्चरल फेस्ट तक सीमित नहीं था, सिर्फ सांस्कृतिक उत्सव तक ये सीमित नहीं था। यहाँ आदिवासी तीर्थ विकसित होंगे, सभी आदिवासी समाज जिसको कहेगा उसको नेतृत्व दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में नर्मदा जी का पीने का पानी पहुंचाएंगे, सोलर पंप दिए जाएंगे, ये भी घोषणाएं साथ में हुई हैं। तो संस्कृति, विरासत और विकास, विरासत के साथ विकास हो, विकास की दौड़ में विरासत ध्वस्त ना हो जाए, ये अगर कर पाए तो ये अद्भुत है। सोच तो कम से कम ठीक है, ये बात आपने ठीक कही कि अभी कम से कम उसको परखना चाहिए। क्या कहें? नहीं, बात बिल्कुल सही है नवीन जी। मेरा ये मानना है कि जैसे नर्मदा की बात होती है कि नर्मदा के आसपास का विकास होगा, क्या अब तक विकास हुआ, ये एक मुद्दा बन सकता है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस इसको उठा सकती है। लेकिन भगोरिया को राज्योत्सव की बात हो रही है, सोलर पंप देने की बात हो रही, तो हमें इंतजार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दल थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं। मैं जीतू पटवारी की भी बाइट सुन रहा था कि वो जो एनसीआरबी के आंकड़े दे रहे थे, वो सही है कि इन चीजों को जनता के बीच लेके जाना चाहिए। लेकिन नवीन जी, इन सारी कवायदों के पीछे, ठीक है आप कह सकते हैं कि जनजातीय विकास की बात है, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी है इसके पीछे। मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी अनुसूचित जनजाति की सीटें जिस वर्ग के खाते में ज्यादा है वो सत्ता में आए, चाहे 2 सीट का अंतर रहा हो चाहे 10 सीट का अंतर रहा हो। पिछले 5-7 चुनाव 2003 के बाद के बताते हैं। तो ये जो सारी कवायद चल रही है, ठीक है, राजनीतिक दल है वो सत्ता में रहना चाहता है, वो जनता का दिल जीतना चाहता है,
चलिए कम से कम अगर राजनीतिक दल को अपना लाभ दिखता है, अगर वो किसी वर्ग के कल्याण की बात करता है, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में एकदम विरोध ना होके उसके पुराने कारनामे या पुराने घटनाक्रम को या पुराने फैसलों की संतोष सिंह जरूर करनी चाहिए। संतोष सिंह जी, अचानक क्यों विरोध करना, थोड़ा इसके एग्जीक्यूशन पर देखना चाहिए। देखिए नवीन जी, मेरी और संदीप जी की बातों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। संदीप जी ने कहा कि जो पुराने क्रियाकलाप है उनका भी आकलन करना चाहिए। तो मैंने अपने पुराने वक्तव्य में कहा कि श्योपुर में जो है सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कुपोषित हैं। मैंने ये कहा कि झाबुआ में सिलिकोसिस से हजारों लाखों लोग पीड़ित हैं। तो मैंने वही तो मुद्दे उठाए कि भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं करती है और जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, दोनों चीजें मेल नहीं खाते। जैसे एक ताजा उदाहरण दूं, अगर ये घोषणाओं पर अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती तो ये शिवराज सिंह की घोषणा जरूर पूरी होती कि आज हमारे पास अभी इतना फंड नहीं तो आप 1250 रुपए ले लो, लाडली बहनाओ, लेकिन जैसे ही फंड आएगा हम आपको 3000 तक ले जाएंगे। तो वो 1250 का 1500 तक नहीं हुआ है और साल भर बीत चुका है मोहन यादव सरकार को। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जाति आप राहुल जी जाति की बात कर रहे हैं और ये जनजाति की बात कर रहे हैं, कहीं ये उस मुद्दे को ओवरलेप ना कर दें। एक लाइन और मैं कहूंगा तो संदीप जी मेरी बात से और सहमत होंगे कि हम क्यों प्रश्न उठा रहे हैं। हम इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं संदीप जी कि मोदी की गारंटी के नाम पर कहा गया था कि हम 2700 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को देंगे गेहूं का और 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, 6000 रुपए सोयाबीन के किसानों को देंगे। तो इनकी एक भी घोषणा धरातल पर नहीं उतरती है। इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भगोरिया की आड़ में कहीं आदिवासियों को अपनी ओर खींचने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्या इनकी वास्तविक मंशा यही है जो वो कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जितनी भी ये घोषणाएं करते हैं धरातल पर कहां उतरती हैं। और नहीं तो शिवम शुक्ला जी बैठे बता दें कि क्या दे दिया उन्होंने 2700 रुपए का समर्थन मूल्य? दे दिया क्या दे दिया? पूछ लेता हूं इस संक्षिप्त रखते हैं इस वाले राउंड को। जी बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जनादेश जो हमें मिला है और प्रचंड जनादेश मिला है, 5 वर्षों के लिए भूतपूर्व तरीके से मिला है। सरकार लगातार हमारे अरे संतोष जी धैर्य पूर्वक सुनिए। हमारे संकल्प पत्र में जितने भी संकल्प हमने लिए थे, मोदी की गारंटियां थी, एक एक करके पूरा कर रहे हैं। उस दिशा में बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे। अभी इसी महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में निर्णय लिया कि 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों को एक अलग से समर्थन मूल्य बोनस राशि दी जाएगी। तो हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हमारे संकल्प में चाहे वह 2700 रुपए की बात हो, 3100 रुपए बात की हो, या तमाम संकल्पों को हमारी सरकार पूर्ण करने जा रही है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं तो बार बार जब यह रेखांकित कर रहे हैं कुपोषण और इत्यादि चीजों की, तो जो बैगा और सहारिया वर्ग को कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई के लिए राशि, अनुदान राशि सरकार की ओर से दी जा रही थी, उसको क्यों बंद कर दिया? इसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री जी की पूर्ववर्ती हमारे श्योपुर जिला कुपोषित है और सवाल, लेकिन उसके बावजूद भी कुपोषण के खिलाफ लड़ाई चल रही है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश को कहां छोड़ करके गए थे और आज मध्य प्रदेश कहां खड़ा हो पाया है? आदिवासी वर्ग के लिए काम हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने किया, उसको आगे ले जाने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार कर रही है। और हम देखेंगे कि 5 वर्षों बाद प्रत्येक जो आदिवासी वर्ग को हमने संकल्प पत्र में अपने जो वचन दिए थे उससे आगे जाकर के काम करके दिखाएंगे और उनका फिर से विश्वास जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर विश्वास करती है। हम कांग्रेस जैसे चुनाव में जाने से पहले भागते हुए नजर नहीं आते। हिमाचल और कर्नाटक में सरकार अभी यह बात कर रहे थे प्रत्येक महीने राशि देने की, हिमाचल में दे पा रहे हैं? वहां सरकारी कर्मचारियों की राशि देने के लिए, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। यही स्थिति है, तो इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए संदीप जी, अभी पूरे समय कांग्रेस फोकस थी जातिगत जनगणना पर, जाति की बात हो रही थी, जाति है कि जाति नहीं। लेकिन अब जनजाति की बात कर दी मोहन यादव जी ने और राज्योत्सव उसको घोषित कर दिया। राज्योत्सव घोषित करना बड़ा काम है और थोड़ा सा संस्कृति मंत्रालय इसको संजो ले। जैसे अभी ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, अगर अभी इसका अंदाजा नहीं है कि पूरे विश्व में वैश्विक स्थिति में पर्यटन कितना बड़ा एक क्षेत्र है, तो भगोरिया को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की मदद से पहचान मिलती है, ये मोहन यादव जी के जो स्वर्णिम निर्णय उनमें से एक निर्णय गिना जाएगा इतिहास में। और इसका फायदा पूरे, ऐसा तो फायदा मिलना ही है पार्टी को, लेकिन इसका सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्धि और सांस्कृतिक रूप से एक संरक्षण आदिवासी समाज को मिलेगा। क्या कहेंगे? देखिए नवीन की बात सही है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की बड़ी संभावना है और सरकार के फैसले जो हमें दिखते हैं वो लगता है कि उसकी कोशिश ये चल रही है। जैसे आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कहा, ठीक है 30 लाख करोड़ के MOU या प्रस्ताव आए, अगर ये जमीन पर उतर जाते हैं तो बड़ा लाभ होगा प्रदेश में, इंतजार करना पड़ेगा।
जहां तक आपने भगोरिया की कहा है, इस समय देश में कला और संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान कहीं नवीन जी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अब टीवी से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा ऊब चले हैं, वो नेचुरल चीज देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भगोरिया का जो कलर है या रंग है वो लुभावना होता है, और कोई भी आदमी आएगा उसकी तरफ आकर्षित होगा। और अगर इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जगह दिलाने में मोहन यादव सक्षम थे, तो मुझे लगता है कि कम से कम इस मामले में मोहन यादव एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल थे कि कला और संस्कृति के लिए भी एक मुख्यमंत्री बड़ा काम करते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत निर्णय। तो राजनीति में सरकारें निर्णय लेती हैं, राजनेता निर्णय लेते हैं, लेकिन कुछ निर्णय एक नजीर बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। ये वो निर्णय हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। ऐसा ही एक बड़ा निर्णय है जनजातीय देवलोक महोत्सव, जो आज सीएम हाउस में आयोजित किया गया, और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि भगोरिया को राज्योत्सव के तौर पर प्रदेश सरकार मनाएगी। मतलब जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक वैभव को राज्य सरकार अंगीकार करेगी। आधिकारिक रूप से ये स्पष्ट है कि जो तमाम भ्रांतियां होती थी कि सरकार चाहती है कि उनका धर्मांतरण कर दिया जाए, उन पर उनको दूसरे धर्मों की रीति नीतियां समझाई जाएं, वो जैसे जीना चाहते हैं जन जंगल जानवर जमीन प्राकृतिक तरीके से, उसको सरकार अपना रही है, संरक्षित कर रही है। अगर ये राज्योत्सव अपनी पूरी गरिमा के साथ सरकार ने आयोजित कर लिया, इसको वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया, तो वोट बैंक के लिहाज से जो बेनिफिट हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह राज्योत्सव मध्य प्रदेश की एक अनूठी पहचान स्थापित करेगा, इसमें कोई शक नहीं। मोहन यादव जी का ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही दूरदर्शी निर्णय है, और अब उनको इसे सफल बनाने की दिशा में कटिबद्ध हो जाना चाहिए। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।